गिविंग रीजंस क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए स्टॉक और फ्लो वेरिएबल। ठीक है, तो नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। वाई? बिकॉज नेशनल इनकम कैलकुलेटेड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। हमारी जो नेशनल इनकम होती है या हमारी जो पर्सनल इनकम होती है, जो सैलरी होती है या इस फर्म की इनकम होती है, वो पूरी एक अकाउंटिंग ईयर में कैलकुलेट होती है। हमारी जैसे सैलरी मंथली होती है, कल भी हमने इस पर बहुत डिस्कशन किया था। तो इसलिए आगे हम प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे नेशनल इनकम की, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड इन अकाउंटिंग ईयर या ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट्स वाई दिस इज द फ्लो कॉन्सेप्ट। देन सेकेंड, लोन टेकन बाय द कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये होगा स्टॉक कॉन्सेप्ट, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाई दिस इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट? बिकॉज हम जो लोन लेते हैं वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लेते हैं और उसकी एंट्री भी हम पॉइंट ऑफ टाइम पे करते हैं, ताकि उसके बाद उस पर जो इंटरेस्ट जनरेट होगा वो तभी तो इंटरेस्ट ऑन द लोन तो क्या होगा, एग्जांपल ऑफ फ्लो कॉन्सेप्ट, बिकॉज वो तो पीरियड ऑफ टाइम ही होगा। बट लोन टेकन, जो हम लोन लेते हैं वो बेसिकली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लेते हैं। उसके साथ हम क्या करते हैं, जब हम लोन लेते हैं तो उसका टाइम डेट सब कुछ क्या मेंशन करना पड़ता है हमारे को, ताकि फिर आगे क्या होता है, जब भी हम उसको रिपेमेंट करेंगे, उस पर इंटरेस्ट जनरेट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमारी तभी कैलकुलेट हो सकती है, अदरवाइज कैलकुलेशन ही नहीं होगा। तो लोन हमेशा जब भी हम लेते हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम पे ही काउंट होता है। दैट्स वाई दिस इज कंसिडर एज ए स्टॉक फ्लो। तो बस आपको इसमें ये लिखना था कि दिस इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड एट पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज द फ्लो कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज ए कैलकुलेट पीरियड ऑफ टाइम। तो रीजन वही लिखना था। देन थर्ड, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। तो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन क्या होता है, आज पढ़ेंगे हम डेप्रिसिएशन के बारे में। तो डेप्रिसिएशन डिटेल में पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जैसे हम कोई मशीनरी लेते हैं, उसको यूज करते हैं और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे आपने फोर व्हीलर लिया, आपने मोबाइल लिया, कुछ भी लिया, उसकी वैल्यू कम हो जाती है बिकॉज ऑफ, आज डिटेल में पढ़ेंगे हम डेप्रिसिएशन को। तो उसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक दिन में थोड़ी होता है या एक फिक्स टाइम पे थोड़ी होता है, ये भी क्या होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम में होता है डेप्रिसिएशन। So that's why this is called flow concept. So depreciation is considered as a flow because depreciation जो calculate होता है वो period of time में होता है। ठीक है, now next, closing stock of the firm। तो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, दो चीजें होती है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब एंड ऑफ द ईयर जो भी आपका स्टॉक रहा, और क्लोजिंग मतलब बिगनिंग द ईयर। आगे हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लोजिंग ओपनिंग का जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा स्टॉक होता है, वो सारा हम नेशनल का में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बट आप ये देखिए कि क्लोजिंग ओपनिंग कोई सा भी आ जाए, क्लोजिंग स्टॉक बोले या ओपनिंग स्टॉक, तो ये क्या होता है, क्लोजिंग हम कर रहे हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो करेंगे क्लोज। अब हम देखेंगे कि दिस इज द क्लोजिंग, जैसे 31 मार्च होता है क्लोजिंग, तो 31 मार्च मतलब लास्ट डेट ऑफ मंथ ऑफ द मार्च जो हम लेते हैं, तो इसका मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्लोज करेंगे। इस पॉइंट पे, इस टाइम पे, इस डेट पे, इस दिन पे, इस महीने में, ये हमारा बिजनेस का क्लोजिंग पॉइंट है। तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही क्लोज होता है। ओपनिंग भी पॉइंट ऑफ टाइम पे होगी, तभी तो मेजर होगा कि ओपनिंग के टाइम में ये था, क्लोजिंग के टाइम में ये था, नाउ हमने क्या प्रोग्रेस किया, कितना अनसोल्ड रहा, कितना सोल्ड रहा, ये सारा बिजनेस का स्टेटमेंट आगे न्यूमेरिकल में भी आएगा ये बहुत अच्छे से। तो ये क्लोजिंग, ओपनिंग, ये सारे क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पे इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होते हैं बच्चे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। नाउ सेविंग्स, सो उससे पहले क्लोजिंग स्टॉक हो गया। सेविंग्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेविंग्स है वो क्या होती है, एक पीरियड ऑफ टाइम में होती है। इसमें भी मंथली हो सकती है, वीकली हो सकती है, डेली हो सकती है, ईयरली हो सकती है। सो ये भी एक पीरियड ऑफ टाइम में होता है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड फ्लो कॉन्सेप्ट। बैलेंस इन द बैंक अकाउंट, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बैलेंस इन अकाउंट अगर आपको चेक करना है तो जैसे आप बैलेंस अपने पासबुक में एंट्री करेंगे तो उसके अंदर डेट, टाइम, सेकंड सब कुछ लिखा होता है। तो बैलेंस हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम के पहले, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। आपके अकाउंट में डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट, मतलब कीप ऑन चेंजिंग, बैलेंस आपका हमेशा चेंज होता रहता है। तो इसलिए क्या होता है कि उसको अगर आपको मेजर करना है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट टाइम में आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है, उसके बाद वो कीप ऑन चेंजिंग। तो इसलिए दिस इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। समझना पड़ेगा कि मनी सप्लाई करता कौन है। तो जो मेजोरिटी ऑफ पार्ट है मनी सप्लाई का वो करता है आरबीआई। जो ऑल करेंसी नोट्स जो है वो सारे आरबीआई करता है, और 1 रुपी नोट एंड द कॉइन्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, जो डिटेल में आगे और हम पढ़ेंगे कैसे करती है क्या, वो सारा डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में। तो बेसिकली जो मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई वो आरबीआई है। अब आरबीआई जब मनी सप्लाई करती है तो ऐसा थोड़ी कि डेली बेसिस पे सप्लाई कर रही है
कि यार आज 2000 का नोट कम हो गया, आज 500 का 200, ऐसा नहीं है। वो क्या करती है आरबीआई जब मार्केट में मनी सप्लाई ऐड करती है तो एक फिक्स टाइम पे करती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कर देती है कि जैसे मान लो आज उन्होंने मनी सप्लाई ऐड कर दी मार्केट में, अब वो डेट नोट हो जाती है पूरी कि इस टाइम पे इतना इतना अमाउंट हमने ऐड किया। अब उसका 3 मंथ्स तक वो क्या करती है, उसको चेक करती है, 3 मंथ्स 4 मंथ्स वॉट एवर 6 मंथ, वो पूरा चेक करेगी उस मनी सप्लाई को ऐड करने से मार्केट में उसके क्या इंपैक्ट्स है, क्या पॉजिटिव आए, क्या नेगेटिव है, क्या इन्फ्लेशन हुआ, डिफ्लेशन हुआ, कितना क्या ग्रोथ हुई, ये सारा वो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐड करके उसके बाद में उसको क्या करती है, चेक करती है कि इसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं। अगर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो फिर वो और ऐड करेगी आफ्टर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर खराब आ रहे हैं तो वापस विड्रॉल करेगी। तो वो सारा हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। बट यहाँ जो मनी सप्लाई होती है वो बेसिकली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐड होती है, डेली बेसिस पे नहीं होती है। तो इसलिए वो जब भी वो मंथली हो या क्वार्टरली हो, एक फिक्स टाइम पे ऐड होती है कि इस टाइम पे ऐड हो गई, तभी तो पता लगेगा कि हमने इस टाइम पे ऐड की मनी सप्लाई और उसके क्या इम्पैक्ट आए मार्केट में। तो इसलिए मनी सप्लाई बाय द आरबीआई। देखो इसमें कन्फ्यूजन क्यों होता है, इसका रीजन मैं बता देता हूँ। कुछ बच्चों को जो फ्लो नजर आता है, कुछ को स्टॉक नजर आता है। देखो आप इसको अगर सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सप्लायर कौन है, आरबीआई। तो तब तो आपको समझ में आ जाएगा कि आरबीआई इसको सप्लाई करेगा तो पॉइंट ऑफ टाइम में करेगा, तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। बट अगर इसको हम एज ए यूजर देखते हैं, जैसे हम मनी को यूज करते हैं, तो हमें लगता है कि यार मनी मेरे पास है, आपसे उसके पास गए, उसके तो ये फिर वो फ्लो है, क्योंकि ये मूव करती रहती है पीरियड ऑफ टाइम में। तो इसलिए आप अपने आप को मनी सप्लायर नहीं मानिए। वी आर नॉट अ मनी सप्लायर, वी आर ए यूजर ऑफ मनी सप्लायर। तो हम मनी सप्लाई के यूजर्स हैं। तो हमें इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जो इसको सप्लाई कर रहा है, और सप्लाई कौन कर रहा है, आरबीआई। और जो आरबीआई इसको ऐड करता है वो एक फिक्स टाइम पे, पॉइंट पे, डेट पे उसको क्या करता है, मार्केट में ऐड करता है। वो डेली बेसिस को, जैसे सेविंग्स होती है, अब सेविंग्स तो हम मंथली डेली बेसिस हम उसको ऐड करते जाते हैं और वो अक्यूमुलेटेड होती जाती है। बट ऐसे मनी सप्लाई ऐसे नहीं होती है। जैसे मनी सप्लाई उसकी तरह होती है जैसे लोन वाला एग्जाम्पल है, जैसे हम लोन लेते हैं और वैसे ही मनी सप्लाई भी फिक्स टाइम पे, उसकी डेट मेंशन सब कुछ होती है कि इस टाइम पे आरबीआई ने इतना इतना अमाउंट ऐड किया, तभी उसके बाद उसका आगे इम्पैक्ट पता लगता है कि इतने टाइम पीरियड में कितना इसका क्या इम्पैक्ट आया, क्या नहीं यार। उसके बाद फिर आरबीआई वापस डिसीजन लेगा कि उसको विड्रॉल करेगा, ऐड करेगा, क्या करेगा। तो ये आरबीआई की पूरा रिकॉर्ड में मेंटेन होता है। तो वो बिल्कुल डे टाइम सब कुछ मेंशन करता है जब भी मनी सप्लाई ऐड करता है। ठीक है, आगे पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा ना। उसके बाद फिर आता है इन्वेंट्री ऑफ ए फर्म। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब देखो इन्वेंट्री जो होती है वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट होती है। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है कैसे, कि जैसे मान लो आप एक प्रोडक्शन इंचार्ज है, आपसे पूछा गया कि भाई आपके पास कितना रॉ मटेरियल है, तो आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बता सकते हो कि इस टाइम में मेरे पास इतना रॉ मटेरियल है, क्योंकि थोड़ी देर बाद में वही रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स में या आगे प्रोसेसिंग में चला गया, तो आपका रॉ मटेरियल कम हो गया या और रॉ मटेरियल आ गया। तो इसका मतलब आपको इन्वेंट्री का लेवल बताना है, आपको रॉ मटेरियल का लेवल बताना है। तो अभी फिक्स टाइम पे बता सकते हो कि इस टाइम पे मेरा इतना है, क्योंकि वो भी कीप ऑन चेंजिंग, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग में जा रहा है आगे। तो इसलिए इसको हम एक फिक्स टाइम पे ही मेजर कर सकते हैं। जैसे वाटर लेवल जो था ना, वाटर टैंक वाला एग्जांपल, कि लेवल ऑफ वाटर इन द वाटर टैंक, तो वो लेवल तो आप एक फिक्स टाइम पे ही मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वो लेवल क्या होगा, चेंज होता रहता है। तो वो लेवल चेंज होता है, तो इसको अगर आपको मेजर करना है एग्जैक्टली तो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करना होता है। वैसे ही आपके बैंक में जो बैलेंस है वो भी कीप ऑन चेंजिंग, तो उसको अगर आपको मेजर करना है तो पॉइंट ऑफ टाइम पे। वैसे ही इन्वेंट्री होता है, तो इन्वेंट्री भी क्या होता है, कीप ऑन चेंजिंग, तो उसको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर कर सकते हैं, बाकी वो मेजर होना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एक तरीके से अभी तो आप इतना समझिए बच्चे कि ग्रोस जो होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल इनकम दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट है अभी तो। वैसे तो आगे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो नेशनल इनकम होता है वो एनएनपी-एफसी होता है और जीडीपी अलग होता है, नेशनल इनकम अलग होता है। दे आर ऑल रिलेटेड कॉन्सेप्ट। बट अभी तो ब्रॉडली तो आप ये देखिए कि आपको अभी तो जब तक पूरा डिटेल में नहीं पढ़े, जब तक आपको अब तक हमने ये सिखाया कि आपकी नेशनल इनकम मतलब जीडीपी होता है, छोटी क्लासेज में ये सिखाया जाता है। बट अब 12th क्लास में हम बहुत क्लियरली पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली नेशनल इनकम क्या होता है, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ये नेशनल इनकम का ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो जीडीपी भी क्या होगा, वो भी हमारी कंट्री का जीडीपी होता है, वो भी एक अकाउंटिंग ईयर में एक पीरियड ऑफ टाइम में कैलकुलेट होता है। तो इसलिए भी हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं, क्योंकि जो नेशनल इनकम से रिलेटेड 8 कॉन्सेप्ट होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, वो 8 के 8 कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम से रिलेटेड ही होते हैं। वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे, फ्लो कॉन्सेप्ट ही माने जाएंगे, क्योंकि वो भी सारे अकाउंटिंग ईयर में कैलकुलेट होते हैं। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपको इकोनॉमिक वेरिएबल्स को लेके आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी
और ये सब कुछ इजी हो जाएगा। तो आई होप ये सारे समझ में आ गए बच्चे।